जिसकी कि ट्रीज ये ऑलरेडी आप डेटा स्ट्रक्चर में या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर का ये हिस्सा है कि बिफोर स्टडीइंग द सर्चिंग टेक्निक्स, हमने इसके बाद कुछ सर्चिंग टेक्निक्स हमने पढ़नी है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरीके से कौन सी सर्च जो है वो बेहतर रहेगी, या जो सर्चिंग टेक्निक्स हैं उनको थोड़ा सा हमने टच देना है कि बिफोर स्टडीइंग द सर्चिंग टेक्निक्स डिफाइंड ऑन द ट्रीज एंड ग्राफ्स, लेट अस ब्रीफली रिव्यू सम अंडरलाइंग टर्मिनोलॉजीज। यहाँ पे आप देख लें कि ये एक ट्री है जो कि एक आम सी ट्री है, बाइनरी ट्री नहीं है आपकी। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाइनरी ट्री होती है हमेशा जो पेरेंट नोड होती है उसके दो चाइल्ड्स होते हैं। यहाँ पे जिस तरह ये दो चाइल्ड्स हैं, लेकिन बी के यहाँ पे तीन चाइल्ड्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारी बाइनरी ट्री नहीं है, ये वैसे एक ट्री है सिंपल सी। तो इसमें ए जो होगा वो रूट नोड है हमारा, ए बी सी टू जे आर नोड्स, इन सब को हम नोड्स भी कह सकते हैं। ये सारी जो आपको नजर आ रही है ए बी सी डी टू जे, ये सारी नोड्स हैं। और जो हमारी रूट नोड है वो सिर्फ ए ही है यहाँ पे, इसको हम रूट नोड सर कह एक्सक्यूज सकते मी हैं। जी जी सर, ये सिंपल ट्री और ग्राफ टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि सर ये चीज़ तो हम ब्रेथ फर्स्ट एल्गोरिदम में भी यूज़ करते हैं ना, जिसमें तो लेफ्ट हम टू राइट हमारे पेरेंट टू चाइल्ड हम मूव करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमने सर्चिंग टेक्निक्स में उसी को ही डिस्कस करना है इस लेक्चर में। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ट्रीज के बारे में, इसीलिए बता रहा हूँ। तो B इज ए चाइल्ड ऑफ, यहाँ पे B जो है वो A का चाइल्ड है यहाँ पे, और D इज ए डिसेंडेंट ऑफ A। D जो है वो A का डिसेंडेंट है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि ट्रीज में हम यूज करते हैं बेसिकली। D E F G I J आर द लीफ नोड्स। ये देखें आप, लीफ नोड्स हैं D E F G I J, यानी कि ये बिल्कुल एंड पे आ रही हैं। अगर हम लेवल वाइज देखें तो ये हम इन्हें नाम जो देंगे वो देंगे लीफ नोड्स का। अब एरो रिप्रेजेंट्स एजेस और लिंक्स। ये जो एरोज हैं ये हमें एजेस या इसको हम लिंक्स कह सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रही है, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रीज के वो यही होते हैं। अब अगर देखें डायग्राम अबाउ इज द जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरीज ऑन द टर्मिनोलॉजी ऑफ द ट्री। एज फॉर ग्राफ्स, there are undirected and directed graphs which can be seen in the diagram below। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये डायरेक्टेड ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ हम इसलिए कहते हैं कि ये हमें एक नोड से दूसरी नोड की तरफ कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा होता है, डायरेक्शन दिखा रहा होता है कि हम ए से यहाँ पे सी की तरफ भी जा सकते हैं और ए से बी की तरफ भी जा सकते हैं। आप जो लेफ्ट वाली इमेज है उसको देख सकते हैं। लेकिन अनडायरेक्टेड ग्राफ में आप किसी तरफ भी अगर मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। Let us first consider a couple of examples to learn how graphs can represent important information by the help of nodes and edges. Graphs can be used to represent city routes. We will use graphs to represent problems and their solution spaces. One thing to be noted is that every graph can be converted into a tree by replicating the nodes. Consider the following example. हम एक एग्जाम्पल अभी लेना चाहते हैं कि जिसमें हम इजीली एक ग्राफ को कन्वर्ट कर सकते हैं एक ट्री के अंदर। कि एक ग्राफ की कन्वर्जन ट्री के अंदर किस तरह होगी, हम ये जो एग्जाम्पल कमिंग एग्जाम्पल है इसमें हम देख सकते हैं। तो इसका रूल कुछ यूं होता है कि हमारी जो मेन जो नोड है वो एस है, जिसको हम
रूट नोड भी कह सकते हैं। तो रूट नोड को हमने यहाँ पे लिख लिया, और इसके जो चाइल्ड्स हमने बनाने हैं वो ए को बनाना है और डी को बनाना है, क्योंकि ये ग्राफ जो है ये ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो इसमें ए भी है और डी भी आ रहा है। ए को हमने राइट साइड लेफ्ट साइड पे लिख लिया और डी को हमने राइट साइड पे लिख लिया। अब ए को हमने देखना है कि ए के चाइल्ड्स कौन से हैं। एस को तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि एस इसका ऑलरेडी पेरेंट बन चुका है, तो इसके हमने चाइल्ड्स बनाने हैं। ए का एक चाइल्ड बी बन रहा है और एक डी बन रहा है, तो बी और डी दो चाइल्ड्स हमने बना लिए हैं। अब बी की तरफ आते हैं। बी के एक सी है और एक ई चाइल्ड है। सी का आगे फर्दर चाइल्ड कोई नहीं है, तो सी का फर्दर चाइल्ड यहाँ पे कुछ नहीं है, और हमने ई को यहाँ पे राइट साइड पे लिख दिया है। अब अगर ई को देखें तो ई का एक तो डी बन रहा है और एक एफ बन रहा है चाइल्ड। तो ई को हमने देखा कि डी को हमने लेफ्ट साइड पे लिख लिया है और एफ को राइट साइड पे लिख लिया है। अब ये जी जी डी का ई बी भी बनेगा नहीं, ई का क्या कह रहे हैं आप? ई का डी बी 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 ई का बी इसलिए नहीं बना रहे हम, ये इसमें रूल आपने याद रखना है कि बी इसके पेरेंट में आ रहा है, इसलिए इसको हमने फिर चाइल्ड नहीं बनाना, फिर दोबारा बी हम नहीं लिखेंगे इसके चाइल्ड में। ये रूल आपने याद रखना है, इसलिए हमने बी को नहीं रखा, वरना ये 3 इसके चाइल्ड बन रहे थे, लेकिन हमने 2 इसलिए लिखे हैं कि तीसरा जो है ये ऑलरेडी इसका पेरेंट बन चुका है। तो अब अगर एफ को देखें तो एफ का एक ही चाइल्ड बन रहा है, वो जी बन रहा है। तो यहाँ पे ये ट्री, इसका ये लेवल जो है खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो हम फिर डी की तरफ आते हैं, क्योंकि डी कहाँ से बना था हमारा? ए का चाइल्ड एक था डी और एक था बी। बी की फर्दर हम नीचे तक गए हैं, और ए का दूसरा जो चाइल्ड था वो था सॉरी ए का जो दूसरा एस का जो चाइल्ड था, एक तो डी बना था एक ए बना था, फिर फर्दर ए का जो चाइल्ड बना था वो डी बना था। तो डी को दोबारा हमने इसलिए लिखा है, तो आप देख लें कि डी को अगर इसका पेरेंट देखें तो डी नहीं बन रहा, दूसरी साइड पे डी जरूर आ रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो इसका पेरेंट जो है वो डी नहीं बन रहा, तो इसलिए हमने डी यहाँ पे लिखा था। तो डी की अगर फर्दर देखें तो डी का एस तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि एस जो है वो ऑलरेडी इसका पेरेंट बना हुआ है। तो डी का ई एक बन सकता है और डी का ए बन सकता है। ए को भी हम नहीं बना सकते क्योंकि ए जो है इसका ऑलरेडी पेरेंट बना हुआ है। तो हमारे पास सिर्फ जो ऑप्शन बची है वो ई की ही बची है, तो हमने ई को यहाँ पे लिख लिया है। तो ई को अगर हम नेक्स्ट फर्दर देखते हैं तो यहाँ पे बी आ रहा है और एफ आ रहा है। तो बी और एफ को हमने यहाँ पे इस ट्री में शामिल कर लिया है, इसके चाइल्ड्स में। और बी को अगर फर्दर हम देखें तो सी ही सिर्फ आ रहा है। तो यहाँ पे ट्री जो है इसकी लीफ नोड बन गई है, ये वाला सी जो है वो इसका लीफ नोड बन गया। अब सी का बी का जो दूसरा पार्ट है वो है ई। तो ई को हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये इसके पेरेंट में ऑलरेडी शामिल हो चुका है। तो अब हम आते हैं डी की तरफ। जो पेरेंट जो था एस था, उसका जो फर्स्ट चाइल्ड था वो डी था और ए था। ए के सारे चाइल्ड्स को हमने ट्री में कन्वर्ट कर लिया है। अब डी की तरफ आते हैं। तो डी का जो चाइल्ड है, डी का जो कनेक्शन है वो एस के साथ है, ए के साथ है और ई के साथ है। एस के साथ तो हम कनेक्शन बना नहीं सकते क्योंकि एस जो है वो इसका पेरेंट है। ए को हमने लिख लिया और ई को हमने लिख लिया। अब फर्दर ए की जो टाइप्स हैं सेम उसी तरीके से हम करेंगे। ए की एक टाइप है, ए की एक
जो कनेक्शन बन रहा है वो बी के साथ बन रहा है और डी के साथ बन रहा है। अब डी को तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि इसका वो पेरेंट बना हुआ है, और बी को हम लिखेंगे क्योंकि ये इसका चाइल्ड है। तो बी के फर्दर दो चाइल्ड हमने बना लिए, सी और ई को बना लिया। ई के जो फर्दर जो चाइल्ड बनेंगे वो डी को बना नहीं सकते क्योंकि इसके पेरेंट में आ गया है, एफ बनेगा, और एफ का एक ही चाइल्ड है जी। तो ये ट्री यहाँ पे इसका जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये किसके बन रहे हैं, ए के ये सारे चाइल्ड बन रहे हैं। अब यहाँ पे ई के जो चाइल्ड बन रहे हैं, ई के जो चाइल्ड बन रहे हैं वो एफ है और डी है। ई के जो चाइल्ड हैं, डी को हम बना नहीं सकते क्योंकि ये इसका पेरेंट बना हुआ है। अब बी और एफ बनेंगे, बी और एफ बनेंगे, और फर्दर जब हम देखते हैं बी के जो दो चाइल्ड बन रहे हैं, ए और सी बन रहे हैं। बी के जो दो चाइल्ड हैं ए और सी बन रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए को हमने क्यों लिखा है, यहाँ पे ए को अगर फर्दर देखें पेरेंट तक तो इसका इनहेरिटेंस जो इसकी हो रही है, तो इसका जो पेरेंट नोड है वो ए नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है। और डी को सी के साथ हमने इसका दूसरा चाइल्ड जो है वो सी बना दिया है। अब ई का चाइल्ड एक बन रहा है, एफ बन रहा है और डी बन रहा है। डी को भी हम नहीं बना सकते क्योंकि ये इसका पेरेंट है, और एफ का एक ही फिर ई चाइल्ड है, ई के साथ कनेक्शन है और जी के साथ कनेक्शन है। ई को भी हम नहीं बना सकते क्योंकि ये ऑलरेडी इसके पेरेंट में शामिल है। तो एफ का एक ही चाइल्ड बनेगा, जी बनेगा। तो इस तरीके से हम जो ग्राफ्स हैं उनको हम ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं कि किसी भी ग्राफ को हम ट्री के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। उसका तरीका यह है, एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो चीज उसके पेरेंट में आ चुकी, एक तो कनेक्शंस को देखना है। कनेक्शन तीन भी बन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन तीसरा कनेक्शन यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारी दो चाइल्ड से ऊपर हमने चाइल्ड नहीं बनाए क्योंकि तीसरा चाइल्ड ऑलरेडी उसके पेरेंट, तीसरा जो कनेक्शन था वो ऑलरेडी उसके पेरेंट में आ रहा होता था, तो इसलिए हमने उसको निगलेक्ट कर लिया। तो जब ग्राफ से आप ट्रीज बनाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखना है कि आपने जो पेरेंट आ रहा है उसको कभी चाइल्ड नहीं बनाना, ये ना हो कि आपका ग्राफ गलत हो जाए। Trees and graph terminologies. The graph in the figure represents a city map A, B, C, D, E, F, G. Just by following a simple procedure, we can convert this graph to tree. Start from node S and make it the root of your tree. Check how many nodes are adjacent to it. In this case, A and D are adjacent to it. Hence, in the tree, make A and D children of S. ये already ये सारी चीजें, इसकी जो डिटेल थी मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस तरीके से हम इसको चाइल्ड बनाते हैं। जो कनेक्शंस होते हैं उनको हम चाइल्ड्स बना सकते हैं। तो अब हम आते हैं सर्च ट्रीज की तरफ। A tree structure is a hierarchy of linked nodes where each node represents a particular state. Nodes have none, one or more child nodes. Nodes के क्या होते हैं? एक से ज्यादा चाइल्ड भी हो सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं हो सकता। A solution is a path from the root node representing the initial state to a goal node representing the desired state. Tree search algorithms attempt to find a solution by traversing the tree structure, starting at the root node and expanding the child nodes in the systematic way.
तो जब हम ट्री के अंदर सर्च करना चाहते हैं तो वो एक सिस्टमैटिक वे के जरिए सर्च हो रहा होता है। तो स्टार्ट कहाँ से हम लेते हैं, वो रूट नोड से ले रहे होते हैं। तो रूट नोड से हम फिर जो फर्दर उसके चाइल्ड नोड्स हैं उनमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के थ्रू हम सर्च कर रहे होते हैं, एक सिस्टमैटिक वे के थ्रू सर्च कर रहे होते हैं। और वो सिस्टमैटिक वे क्या है, वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि काफी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, काफी सारी टेक्निक्स हैं जिनसे हम एक ट्री को सर्च कर सकते हैं। ट्री सर्च algorithms differ by the order in which nodes are traversed and can be classified into two main groups. ट्रीज की जो सर्चिंग है उसको हम बेसिकली दो मेन ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एक जो होती है ब्लाइंड सर्च एल्गोरिथम्स और दूसरी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम्स होते हैं। जो ब्लाइंड सर्च एल्गोरिथम्स होते हैं वो ब्रेथ फर्स्ट एंड डेप्थ फर्स्ट, ये दो टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम ब्लाइंड सर्च एल्गोरिथम यानी कि इनको कहते हैं। यूज ए फिक्स्ड स्ट्रेटजी टू methodologically traverse the search tree. Blind search is not suitable for complex problems as the large search space, number of different possible states to search makes them impractical given time and memory constraints. तो जो दूसरे बेस्ट फर्स्ट सर्च हैं एल्गोरिथम्स हैं उनमें ग्रीडी सर्च आते हैं और ए स्टार एल्गोरिथम्स हैं यूज ए ह्यूरिस्टिक फंक्शंस टू डिटरमिन द ऑर्डर इन विच नोड्स आर ट्रेवर्स्ड, गिविंग परफॉर्मेंस टू स्टेट that are judged to be most likely to reach the required goal. Using a heuristic search strategy reduces the search space to a more manageable size. तो पहले हम देखते हैं ब्लाइंड सर्च एल्गोरिथम्स को। ब्लाइंड सर्च एल्गोरिथम में जो पहला एल्गोरिथम आता है वो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च आता है। तो breadth first search starts at the root of the tree and examines all nodes at the same level before examining nodes at the next level. यानी कि breadth first search में हम हमेशा क्या करते हैं, हम एग्जामाइन करते हैं उन नोड्स को जो कि सेम लेवल पे होती हैं बिफोर द एग्जामाइनिंग नोड्स एट द नेक्स्ट लेवल। यानी कि पहले हमने सेम जो लेवल है नोड्स का उसको हमने एग्जामाइन करना है और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट लेवल पे जाना है। जो ट्री के यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं, ये एक ट्री है, इसका ये एक लेवल है, फिर ये लेवल है, फिर ये लेवल है, फिर ये है और फिर ये बन रहा है और ये लास्ट लेवल बन रहा है। तो हमने जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है तो इसको लेवल वाइज हमने देखना है। As breadth first search exhaustively examines every node at the particular depth before progressing to the next level, it is guaranteed to find the solution. ये breadth first search में हम ये कह सकते हैं कि ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि हमें solution मिल सकता है if one exists, अगर वो solution उस tree के अंदर मौजूद होगा। With the shortest path from the initial state, a disadvantage of breadth first search is that it can have a high memory requirement. अगर हम जिस तरह आज सुबह की क्लास में भी हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, एक एल्गोरिथम था ग्रीडी एल्गोरिथम्स जिस तरह होते हैं, तो उन एल्गोरिथम्स में हमने शॉर्टेस्ट पाथ्स को देखना होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ से कभी कभी हम उस सोल्यूशन तक जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमने हर एक सोल्यूशन को जाके लेवल वाइज टच करना है, जहां पे सोल्यूशन मिल जाता है उसको हमने डिस्कार्ड कर देना होता है। तो इसमें मसला ये होता है कि रिकॉर्ड जो होते हैं उनको मेंटेन रखने के लिए हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हाईएस्ट मेमोरी चाहिए होती है एज कंपेयर टू पाथ सर्च जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनके मुकाबले में। तो यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च को आप देख सकते हैं कि हमने n को अगर फाइंड करना है, n को अगर फाइंड करना है तो हम
हमने ए से शुरू करना है, फिर बी को सर्च किया, फिर सी को सर्च किया, लेवल वाइज देखना है, ए बी सी, और फिर डी को देखा, फिर ई को, फिर एफ को, जी एच आई जे के एल एम, और फिर एन हमें मिल गया। तो बाकी जो इस लेवल पे जो बाकी नोट्स पड़ी थी इनको फिर हमने नहीं देखना, क्योंकि हमें सोल्यूशन जो था हमने फाइंड क्या करना था, एन को फाइंड करना था। या ग्रीन जो इसका कलर है इसका मतलब ही यही था कि इसको हमने, ये हमारा गोल था, ये गोल स्टेट था। तो हमने क्या किया, ब्रेड फर्स्ट सर्च में एन को जब सर्च करना था तो हमने बी सी नोड्स को पहले सर्च किया, क्योंकि ये सेम लेवल पे आ रही हैं। फिर इस लेवल को हमने ट्रेवर्स किया, फिर इस लेवल को ट्रेवर्स करते हुए हम एन तक पहुंच चुके हैं। सर ये तो पेपर में इसी तरह मतलब हम लोग बनाएंगे जब क्विज वगैरह होगा, या किस तरह एमसीक्यूज टाइप होंगे ये? ऑनलाइन बेसिकली एमसीक्यूज ही होते हैं मेरे ख्याल में। वही ना सर, मतलब अगर इस तरह की कोई चीज़ आ गई तो फिर तो ज़रा कंफ्यूजन होगी ना, क्योंकि हमारे पास कोई वो भी नहीं है इसके लिए तो प्लेटफॉर्म जिसके जरिए हम बना सकें। या ये अगर देखें ना, अगर मैं इमेज आपको प्रोवाइड कर देता हूँ किसी असाइनमेंट में, तो आप जी सर। इजीली उसको, जिस तरह ये हमने कन्वर्ट किया एन को ढूंढने के लिए जो स्टेप्स हमने नहीं देखे सर, हैं। असाइनमेंट में तो टाइम ज़्यादा होता है ना, वो तो बंदा कर लेता है, मतलब क्विज में तो टाइम कम होता है ना, तो ये प्रॉपर फिर सॉल्व करना, तो उस सेंस में मैं पूछ रहा था कि क्विज में किस तरह क्या होंगे क्वेश्चन हमारे। जी, वो मैं देखूंगा कि किस तरह क्विज बनता है। ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होते हैं क्विजेस में। ठीक है सर, थैंक यू। अब डेप्थ फर्स्ट जो सर्च है उसमें हम देखते हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च स्टार्ट्स एट द रूट नोड एंड कंटिन्यूज डाउन ए पर्टिकुलर पाथ। ब्रांच की तरफ हम आते हैं, एक पाथ की तरफ आते हैं, सिलेक्टिंग ए चाइल्ड नोड एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ द ट्री टू एक्सपेंड नेक्स्ट only when the search hits a dead end, a node that has no child nodes। यानी कि डेड एंड हम किसको कहते हैं, जिसकी चाइल्ड नोड नहीं होती, यानी कि लीफ नोड जो हमारी होती है उस तक हम आने की कोशिश करते हैं और एक ब्रांच को पकड़ के आते हैं। हम इस तरह नहीं करते कि लेवल वाइज में क्या होता है कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे आप स्किप कर लेते हैं, जिस तरह हमने पिछली टेक्निक को देखा है, ब्रेड फर्स्ट सर्च को। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम पहले डीपली उस ब्रांचेस में आते हैं जिस ब्रांच को हमने पकड़ा होता है। तो डज द सर्च बैक ट्रैक continuing the search from the last node it encountered whose child nodes have not been fully examined. So unlike breadth first search, depth first search is not guaranteed to find the solution with the shortest path as it is। जिस तरह हमने ब्रेड फर्स्ट सर्च में भी हमने देखा है कि हम शॉर्टेस्ट पाथ्स के जरिए नहीं जाते, बल्कि एक एक मेथड है जिसके तहत, जो कि वेल डिफाइंड मेथड है कि हमने लेवल्स को देख के आगे जाना है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ब्रांचेस को देख के आगे जाना है, ना कि हमने शॉर्टेस्ट पाथ्स के जरिए आगे जाना है। तो इसमें ये दोनों टेक्निक्स जो हैं इनमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो मेमोरी कंजम्पशन जो है हमारी ज्यादा हो सकती है इसमें। As it is possible for depth first search to proceed down as infinitely long branch without ever returning to the explore other branches, there is no guarantee that depth first search will ever find a solution even when one exists। इसमें भी वही है कि अगर एग्जिस्ट करती है तो फाइंड हो जाती है, नहीं तो वो तो जाहिरी बात है हम फाइंड नहीं कर सकते। द मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च इज मोर मॉडेस्ट देन ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। ओनली ए सिंगल पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू द करंट नोड प्लस एनी अनएक्सपेंडेड नोड्स ऑन द पाथ नीड टू बी स्टोर्ड। तो यहाँ पे एक चीज इसने इस टेक्स्ट में कही है कि अगर हम ये जो ब्रेड फर्स्ट सर्च पहले देखते हैं, इसमें हमने लेवल्स को देखा है, लेकिन यहाँ पे हमने ब्रांचेस को देखना है। पहले इस ब्रांच को क्लियर करना है, फिर दूसरी को क्लियर करना है।
फिर तीसरी पे आना है, फिर उसको क्लियर करना है। तो हमने ब्रांचेस को यहाँ पे क्लियर करना है, तो डेप्थ पे जाना है, डीप जाना है हमने। तो यहाँ पे अगर सोल्यूशन मैं कहता हूं कि यहाँ पे होता, इस जगह पे सी को हमने ढूंढना होता, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम पहले ही लेवल पे इसको फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में ये प्रॉब्लम है कि हम ब्रांचेस को पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें मौजूद है सर्च करके, तो फिर हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, नेक्स्ट ब्रांच पे आते हैं। तो इसमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च के मुकाबले में अगर देखा जाए तो डेप्थ फर्स्ट सर्च वो कभी कभी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती है। लेकिन कहीं कहीं पे अगर हम खुद से ही देखना चाहें, यहाँ पे अंदाजा लगा लें, अगर हमारा सोल्यूशन यहाँ पे हो या यहाँ पे होता, तो हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च के जरिए हम सारे लेवल्स को देख रहे होते, लेकिन ब्रेथ फर्स्ट सर्च के जरिए पहली ही ब्रांच में हमें अपना सोल्यूशन मिल जाता। तो कुछ एडवांटेजेस हैं। और डेप्थ सर्च तो इसलिए भी टाइम कंज्यूमिंग होती है ना, क्योंकि उसके अंदर तो हमें डीपली मतलब हर एक एक नोड को लेके उसको चेक करना पड़ता है पॉसिबल सॉल्यूशन के लिए। जबकि बिल्कुल ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर तो हम ओवरव्यू करके लेबल्स की मदद से ही देख लेते हैं कि किस नोड के अंदर हमारा आंसर जो है वो मौजूद होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे अब हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को एन नोड को ही सर्च करते हैं कि किस तरीके से सर्च करेंगे। तो स्टार्ट हम लेंगे ए नोड से, जो हमारी ए नोड है उससे स्टार्ट लेंगे। तो हम किसकी तरफ आएंगे? बी की तरफ आएंगे। बी से मैंने पहले ही कहा है कि इसकी फिर डेप्थ में जाएंगे, जो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है उसकी तरफ आएंगे, जो डी है। डी के फिर लेफ्ट की तरफ आएंगे, जो आई बन रहा है। और फिर जे की तरफ आएंगे। ये डीपली हमने पहले पहले क्या करते थे ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, उसमें हम पहले लेवल्स को देखते थे। अब हमने ब्रांचेस को देखना है। तो ब्रांचेस में हमने पहली ब्रांच अब क्लियर कर ली है, अब डी की दूसरी ब्रांच की तरफ आएंगे, तो जिसमें हमने ई को देखा है, फिर के एल एम को हमने सर्च किया है, इसमें भी हमें सोल्यूशन नहीं मिला है, तो हम फिर सी की तरफ चले गए। जी सर, इसमें राइट लेफ्ट का भी होता है, मतलब पहले ए से बी पे जाना है या आपने पहले लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। ये दोनों एग्जांपल जो मैंने किए इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ ही आप जाएंगे। तो हम सी की तरफ जब आते हैं तो सी में फिर पॉसिबल जो पॉसिबिलिटी है वो एफ बन रही है और फिर एन बन रही है। हम फिर दूसरी ब्रांचेस की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि एफ के बाद हमें इसकी डेप्थ में हमें एन जो है वो ऑलरेडी मिल चुका है। तो हमारा जो गोल था वो एन को फाइंड आउट करना था। तो आज जो हमने डिस्कस किया है इस लेक्चर में, पहले तो हमने फ्रेम्स को देखा है, फ्रेम्स के बाद हमने ट्रीज और ग्राफ्स को देखा है, उसकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज थी उनको हमने देखा है कि कौन कौन से ग्राफ्स हो सकते हैं, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स हो सकते हैं, और जो ट्रीज हो सकती हैं उसकी टर्मिनोलॉजीज को देखा है कि हम रूट नोड किसको कह सकते हैं, या फिर चाइल्ड नोड्स किसको कह सकते हैं, एंसेस्टर किसको कह सकते हैं, या लीफ नोड्स हम किसको कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिंक्स आपके कौन से हो सकते हैं। उसके बाद हमने ग्राफ्स पे आए हैं, ग्राफ्स पे डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स को देखा है कि वो क्या होते हैं। फिर हम आए हैं कि एक ग्राफ से हम ट्री किस तरीके से बना सकते हैं, उसके जो बेसिक रूल मैंने आपको बताया है कि जो रिलेशंस उसके किसी भी, जिस तरह ए के या एस के यहाँ पे रिलेशन बन रहे हैं, तो उन रिलेशन में इस चीज को मद्देनजर रखना है कि जो हम चाइल्ड बना रहे हैं कि आया इसकी रूट नोड में इसकी जो पेरेंट नोड है उसमें वो शामिल तो नहीं है, वो एलिमेंट जिसको हम चाइल्ड बनाने जा रहे हैं। अगर वो शामिल है, जिस तरह डी यहाँ पे पहले से शामिल था, तो हमने ई को देखा, ई में डी आ रहा था, इसका चाइल्ड बन रहा था, लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि डी जो है वो उसका पेरेंट में मौजूद था। इस चीज का आपने ध्यान रखना है यहाँ। अब
उसके बाद हमने सर्च ट्रीज को देखा है। सर्च ट्रीज में दो टेक्निक्स आती हैं, एक ब्लाइंड सर्च एल्गोरिथम्स आते हैं और बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम्स आते हैं। तो आज जो हमने आज के लेक्चर में देखा है, ब्रेड फर्स्ट सर्च को देखा है और डेप्थ फर्स्ट सर्च को देखा है। ब्रेड फर्स्ट सर्च जो होती है उसमें हमने लेवल वाइज सर्चिंग करनी होती है किसी भी ट्री के एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि किसी भी नोड पे अगर आप उसको जो आपकी गिवन नोड है जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं वो हम लेवल वाइज करेंगे। और डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम ब्रांचेस के थ्रू सर्च करेंगे और सर्चिंग हम हमेशा जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे, चाहे वो हम ब्रेड फर्स्ट सर्च हो या डेप्थ फर्स्ट सर्च हो, लेवल वाइज हो या फिर ब्रांचेस वाइज हो। तो हमने उसको सर्चिंग जो करनी है, वो टेक्निक जो यूज करनी है, वो हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। तो अब हमारी क्लास का टाइम भी एंड हो रहा है, तो बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम्स जो हैं उनमें ग्रीडी एल्गोरिथम्स हैं और ए स्टार एल्गोरिथम्स हैं। इनको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये सर्चिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो अभी अटेंडेंस आपने लगा ली है? यस सर। अटेंडेंस हो गई है सब तकरीबन सारे? हमारा स्लेट का इशू है, हमारा भी अटेंडेंस नहीं शो हो रही।